स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 करेंगे डिटरमिनेंट्स की। 4.5 तक मैंने कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पहले देख लें, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या करना होगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी, और आपने याद हो 10th क्लास में भी सॉल्व किए इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड यूज किया था, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले आपको सिखाया गया था कंसिस्टेंसी। अगर याद हो आपको कंसिस्टेंसी में रूल क्या था कि एक्स वाई के जो कोफिशिएंट होते थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी में एक्स का कोफिशिएंट इधर a1 लेते थे, ये b1, ये a2 और b2 डिवाइड करके देखते थे। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता था तो वो कंसिस्टेंट होता था और इसको बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। और फिर अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता था, यानी ये कांस्टेंट नंबर, तो उसमें कोइंसिडेंट लाइन होती थी, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता था तो वहां पे होता था पैरेलल लाइन, यानी नो सॉल्यूशन। लेकिन हालांकि यहाँ पे वो सब नहीं करना है, यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का यूज करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे रूल क्या है वो समझ लेते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब समझ लो, कंसिस्टेंसी में दो चीजों को रखा गया था, वहां भी और यहाँ भी, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर, यानी इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। अब कब इनकंसिस्टेंट होगा कब कंसिस्टेंट होगा ये कंडीशन दे रखी है। उससे पहले मैं आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना सिखा दूं, जिससे आइडिया लगे ये कंडीशन क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो आपने ये तो सीख रखा है मैट्रिक्स में भी कि अगर इक्वेशन दे रखी है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। कोफिशिएंट लिखना होता है बेसिकली। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, और यहाँ लिखते हैं वेरिएबल x y, और जो राइट हैंड साइड में नंबर है उसको मैट्रिक्स में लिख देंगे 2 और 3। ठीक है, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी तो आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 2y इक्वल टू 2, जस्ट नीचे दूसरी इक्वेशन लिख दो। अब आपको समझना ज़्यादा आसान होगा। कैसे, देखो 1 2 1 2 2 3 2 3, फिर इसमें एक्स वाई लिख दिया करो और राइट हैंड साइड के नंबर इधर लिख दिया करो। अब इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको कैपिटल एक्स से, और राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, ये एक्स अगर फाइंड आउट करना है तो एक्स हो जाता है ए इनवर्स बी। इसको ऐसे समझो ये इधर आ गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। होता क्या, प्री मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मैं अगर आपको स्टेप करके दिखा दूं, प्री मल्टीप्लाई तो आपने पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया है। ए इनवर्स का ए में मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ए आई होता है और आई का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो एक्स आता है, तो इसीलिए एक्स ए इनवर्स बी होगा। फ्यूचर में अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी। तो आप देख पा रहे हो जो एक्स है, यानी एक्स वाई इसमें जो छिपा हुआ है, जो हमारा वेरिएबल है जो हमें फाइंड आउट करना है, वो डिपेंडेंट है ए इनवर्स पे। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, लास्ट एक्सरसाइज सीखा है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता था फॉर्मूला। तो यानी कंसिस्टेंसी जो डिपेंडेंट है वो कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए ये क्राइटेरिया इतना लिखा हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चंस हैं उनमें हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस कंडीशन देख के बता देना है कि भैया सॉल्यूशन किस टाइप का, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यानी शुरुआत में सिर्फ कंडीशन लगानी। मैंने आपको समझा दिया कि सॉल्व भी हम करेंगे, 6 के बाद जो 7 8 क्वेश्चन है उनमें सॉल्व भी करना है। उनमें हमें यहां तक करना होगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी, फिर हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा पूरा प्रॉपर, और फिर b के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आएगा। फिलहाल इतना नहीं करना है शुरुआती क्वेश्चन में। अब आते हैं चलो कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी में करना क्या है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सॉरी ये डिटरमिनेंट है, सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और मैंने आपको बता दिया यूनिक सॉल्यूशन को रखा गया कंसिस्टेंट में। ठीक है, अब डिटरमिनेंट अगर 0 आया तो दो केस हैं। अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे कि किस टाइप के सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन। उसके लिए आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, यानी कि इस मैट्रिक्स ए का, इस जैसे यहाँ पे कंपेयर करें तो हमारी ये एक मैट्रिक्स ए है, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट मैंने आपको सिखा दिया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, उसका बी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इस बी के साथ ये कंपेयर करो इस बी के साथ। और अगर वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आया, 0 नल मैट्रिक्स के इक्वल आया, तो यानी कि मैं कह सकता हूं उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यानी कि जिसमें चेक करने को आए पेपर में 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आ जाए, चेक करो तो कुछ नहीं, डिटरमिनेंट निकालो। अगर नॉट इक्वल टू 0 ये सब कुछ करना ही नहीं है, सीधा लिख दो यूनिक सॉल्यूशन, काम खत्म।
काम खत्म। और कंसिस्टेंट लिख दो ब्रैकेट में, ज़्यादा है। और अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो। 0 आए या 0 ना आए तो दो ही तो केस बनेंगे, क्योंकि ये केस तो दोनों में हो गया। फिर एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी, ये तो 0 आएगा या नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर 0 आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, और 0 ना आए तो नो सॉल्यूशन। काम खत्म। एक बार रिव्यू कर लेते पूरा क्या है। अगर पेपर में चेक करने को आए, सॉल्व करने को ना आए तो सिर्फ कंडीशन देखनी है। अगर कंडीशन में डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो दो चीज निकालनी है, एडजॉइंट ए और बी, उनका मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट और बी का मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो 0 आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नहीं आया 0 के इक्वल तो नो सॉल्यूशन। बस काम खत्म। तो शुरुआत के 6 क्वेश्चंस में सिर्फ क्या करना है, इतना काम। ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा मैट्रिक्स ए ये है, ए हमारा मैट्रिक्स। यहाँ पे सॉल्व तो करने ही नहीं है, बस डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं डिटरमिनेंट। कैसे निकलता है, 1 इंटू 3 3, और ये माइनस का 4, ये आया माइनस का 1, नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। काम खत्म। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। और कंसिस्टेंट भी है। क्लियर हुआ। तो ये सब आपको ऐसे लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से थोड़ा सा देख लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप नोट करें। सेकंड क्वेश्चन सेम है, उसमें भी डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट करोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप नोटबुक आपके पास है और बुक है आपके सामने, आप करें सेकंड क्वेश्चन, और फिर थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने थर्ड लिया है। ठीक है। सेकंड में वो डिटरमिनेंट आप निकालोगे, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, सेम था इसलिए मैंने वो आप प्रैक्टिस करिए। अब देखो थर्ड में करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 1 3 2 6, यहाँ पे एक्स वाई और राइट हैंड साइड में 5 8। ये हमारा ए होता है, ये कैपिटल एक्स ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को बी। ठीक है। तो अभी सबसे पहले काम करते हैं, ए मैट्रिक्स जो है हमारी, ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 6। सबसे पहला काम करते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि और यहाँ पे सिर्फ चेक करना है, सॉल्व नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो सिर्फ कंडीशन पे फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है डिटरमिनेंट इसका। 1 इंटू 6 6, और ये माइनस का 6, यहाँ 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये तो फिर ये केस है या फिर ये है। उसके लिए मुझे बी का मल्टीप्लाई करना है। बी तो ठीक है, बी मैट्रिक्स हमारी ये है, लेकिन उससे पहले मुझे एडजॉइंट ए निकालना है। अगर आपको याद हो एडजॉइंट कैसे आता है किसी मैट्रिक्स का, अगर मुझे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो पहले मुझे माइनस निकालने पड़ेंगे और फिर कोफैक्टर निकालने हैं। कुछ लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने रूल बता रखा है। वैसे अभी फिलहाल मैं ऐसे ही करता हूँ, जिससे प्रॉपर आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिले, सब चीज़ें दिखनी चाहिए। चलो ये 6 हुआ, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। आई होप समझ गए होंगे। C11 यहाँ पे 6 होगा, C12 यहाँ पे -2 होगा, C21 यहाँ पे -3 होगा, C22 यहाँ पे 1 होगा। चलो अब हम एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, जो भी कोफैक्टर्स हैं 6 -2 -3 1, इसका ट्रांसपोज। तो 6 -2 यहाँ आएगा, -3 1। अब फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी, फिर इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या आंसर है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी, तो एडजॉइंट तो मेरा ये है 6 -3 -2 1, और बी मैट्रिक्स है मेरा 5 और 8। ये देखो कंपेयर करो, 5 और 8। ये है 2 इंटू 2, इसमें क्या है, 2 रो है 1 कॉलम है, 2 इंटू 1। तो जो आंसर मिलेगा वो 2 इंटू 1 मिलेगा, 2 इंटू 1। ये पहले से पता लगा लेते हैं। ठीक है। चलो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 5 30, -3 इंटू 8 माइनस का 24। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का 10 प्लस का 8। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हो गया 6 और यहाँ आएगा -2, तो ये नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आया। तो इसका मतलब है ये कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट समझ में आया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, सिंपल है। डिटरमिनेंट चेक करो, अगर वो 0 आ जाए तो एडजॉइंट इंटू बी निकाल लो, अगर वो नल मैट्रिक्स ना आए तो इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें 3 वेरिएबल है, कोई बात नहीं, वैसे ही करना है जैसे 2x2 के लिए करते हैं, वैसे ही 3x3 के लिए। यहाँ पे 3 इक्वेशन है, और यहाँ से कन्फ्यूज मत होना, लिखा है a नॉट इक्वल टू 0, इसलिए लिखा है क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएंगे, तो वो उसका कुछ काम नहीं, बाकी बस समझाने के लिए था कि ये 0 नहीं लेने सारे टर्म। चलो
वही काम है, मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 1 इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ 2 3 2, यहाँ a 2a a 2a, और यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल, यानी x y z हमारे वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट नंबर 1 2 और ये 4। तो सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स क्या है, a, वो ये है। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो काम ही खत्म हो गया, काम कुछ करने नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन लिख के छोड़ देना है। तो डिटरमिनेंट आपने क्या सीखा, किसी भी 3 एलिमेंट से निकलता है, किसी भी रो के, किसी भी कॉलम के। तो सपोज करो मैंने फर्स्ट रो लिया, तो 1 ब्रैकेट में क्या आएगा, ये हाइट होगा 3 × 2 6a माइनस का 2a, बीच में आता है माइनस और ये 1, तो ये हाइट करेंगे तो 2 × 2 4a माइनस का 2a प्लस का 1 थर्ड वाला, तो ये हाइट करा तो 2a माइनस 3a, ये आ गया 4a, ये आएगा 2a लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 2a, ये आपका कितना आएगा माइनस का a, तो माइनस का 3a प्लस का 4a माइनस प्लस का a आएगा, और ये हमें बता रखा है कि a की वैल्यू 0 नहीं है, तो यानी ये रिजल्ट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा डिटरमिनेंट जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। तो इसमें भी देखो इस तरीके से लिखा हुआ है। चलिए पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं मैट्रिक्स में 3, यहाँ पे -1 और ये -2। सेकंड में यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे y का 2 और ये z -1, यहाँ पे 3 -5, z का कोई टर्म नहीं तो ये 0 ब्रैकेट, यहाँ पे x y z लिखना है, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट नंबर 2 -1 और ये 3। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स A आपका लिखा है 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट होता है, 3 लिखेंगे, ये हाइट करेंगे तो 0, ये +5 होगा लेकिन -5 आएगा, बीच में माइनस होता है और ये -1 है, 0 ये +3 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 0 ये माइनस का 6, तो ये आएगा माइनस का 15, यहाँ से कितना आएगा प्लस का 3 और ये माइनस का प्लस का 12 आएगा, 12 + 3 15, 15 - 15 0। यहाँ पे डिटरमिनेंट 0 आ गया, और अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो फिर हमें एडजॉइंट A चाहिए। तो उसके लिए पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो ये जो 9 एलिमेंट्स हैं तो मुझे 9 कोफैक्टर चाहिए, तो उसके लिए पहले माइनस निकालना होगा, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। चलिए M11 तो डायरेक्ट ही करेंगे, पहला एलिमेंट 0 और ये +5 हो रहा है तो ये -5, ठीक है, बीच में माइनस आता है ना, तो ये हाइट करेंगे 0, ये -3 हो रहा है +3, इसका करेंगे तो 0, ये 6 हो रहा है लेकिन -6 आता है बीच में, -6 आएगा। आप लोग भी चेक करते रहें। ये हाइट करेंगे और ये तो -1, ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो रहा है लेकिन माइनस का 10 होगा। इसका करेंगे तो ये और ये हाइट होगा तो 0 और ये -6 हो रहा है, बीच में माइनस होता तो +6। ये हाइट करेंगे तो -15 और प्लस का 3 हो जाएगा तो -12। ये हाइट करेंगे तो 1 और ये प्लस का 4 हो जाएगा 5। ये हाइट करेंगे तो -3, ये तो 0 हो रहा है, -3, और ये हाइट करेंगे तो ये 6। आप लोग सॉल्व कर लें, खुद से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर है, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा, हाँ मैं माइनर सीख गया, अब मुझे कोफैक्टर कैसे निकालना है, थोड़ा खुद से करो। तो C11 तो सेम रहेगा, C12 यहाँ पे -3 हो जाएगा, C13 यहाँ पे -6, C21 प्लस का हो जाएगा साइन चेंज क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, C22 6, C23 प्लस का 12 हो जाएगा, C31 5, C32 साइन बदल जाएगा, C33 6। तो एडजॉइंट तो आ ही जाएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट
ये हमारा हो जाएगा -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए हमारा फाइनली कितना आया, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। तो अब अगर एडजॉइंट ए हमारा आ गया तो हमें एडजॉइंट ए इंटू बी करना है। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आया तो नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, और जीरो के इक्वल आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कंडीशन आपने नोट करी ली होगी, मैं इसी को बता देता हूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ए हमारा है -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 -6 12 6। और बी हमारा क्या था, ये वाला 2 -1 3 2 -1 3। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। -5 × 2 -10, ये माइनस का 10, ये प्लस का 15। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो पे आते हैं तो -6 -6 प्लस का 9। थर्ड रो थर्ड कॉलम -12 -12 प्लस का 18। तो देखो -20 प्लस 15 -5, ठीक है। ये आपका आएगा -12, तो ये आएगा -3। यहाँ 24 आएगा और ये 18 6 यानी -6। तो आप देख रहे हो ये नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0, तो ये था नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। बाकी जो 6 क्वेश्चन है उसमें आएगा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 यानी यूनिक सॉल्यूशन, आप लोग करके जरूर देखें। और 7th क्वेश्चन से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने का मतलब आपको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रूल वही रहेगा, सॉल्व उसी में करना होगा जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। चांस की बात है सारे क्वेश्चन जो होंगे वो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 वाले होंगे, सबको हमें सॉल्व करना है। तो वो नेक्स्ट पार्ट में करूंगा। अगर आज आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो यार लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही।